नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज जैसा कि भाजपा सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और उस बजट को लेकर के पूरी तरीके से चर्चा है। हर कोई जानना चाहता है उसमें, चाहे किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो या सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो जानना चाहता है कि आखिर इस बजट में सरकार ने उनके लिए क्या क्या दिया है और क्या क्या उनके देने से रह गया है। जैसे कि हम इस समय आए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और मेरे साथ में हैं यहाँ के डीन एवं चेयरमैन प्रोफेसर अकरम अहमद खान सर। तो सर, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सर, सबसे पहले तो हम एक अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स देखें तो उस पर आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर बजट कैसा है। थैंक यू, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारा इकनॉमिक सर्वे कल आया है और इकनॉमिक सर्वे में ये पोजीशन क्लियर हो जाती है कि इंडियन इकॉनमी एक बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दे रही है। वेरी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी, पूरी दुनिया में इससे ग्रोथ रेट की चर्चा हो रही है कि 8.2% इसकी ग्रोथ रेट रही है पिछले साल। तो इकनॉमिक सर्वे ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारी पोजीशन, इंडियन इकनॉमिक सिचुएशन साउंड है और कुछ मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स ये क्लियर करते हैं कि इंडियन इकॉनमी इज़ ग्रोइंग फास्ट, इज़ साउंड इकॉनमी, एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। और मैं उसके कुछ आपको एविडेंस दूंगा कि जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा इशू बना रहता है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल्ड है, कम हुई है, 5.6% पे है। इन्फ्लेशन भी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि टेमिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लिया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकनॉमिक सिचुएशन अच्छी है, स्टेबल है, सेटिस्फैक्ट्री है। अब इस इकनॉमिक सर्वे के बाद बजट आता है जो कि आज आया हुआ है। तो वही मूड, वही कॉन्फिडेंस बजट में भी दिख रहा है। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट चाहे कि जो पॉलिसी प्रोग्राम्स पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो उसकी कंटिन्यूटी भी दिखती है। और जो है अब ये है कि अब मैं एक एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इंडियन इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस न करके मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करूँगा कि इंडियन एग्रीकल्चर और इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स इंडियन एग्रीकल्चर की क्या परफॉर्मेंस। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार इसीलिए इस सेक्टर को बहुत महत्व देती है, इम्पोर्टेंस देती है। तो हम यहाँ पे कुछ बिंदु एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे और मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। जी सर, बताएं। जी, तो अब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से गवर्नमेंट इसमें मैसिव रिसोर्सेज हैव बीन पुट इन दिस सेक्टर। तो काफ़ी सरकार इसमें उसने एफर्ट्स किया है, काफ़ी स्कीम, काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। और आज रिज़ल्ट ये है कि आइडियली स्पीकिंग ये एक वो होता है हम लोग का कि 4% से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे, और आज हम 4% पे ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी। तो ये अपने आप में एक अप्रिशिएबल ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की। और ओवरऑल एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन जो है वो 329
29.7 मिलियन टन रहा है 2022-23 में, और इस साल उसी के आसपास है। तो करंट ईयर में और इससे पिछले साल में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जो है अच्छा प्रोडक्शन माना जाएगा, ग्रोथ रेट अच्छी है। जी जी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को नोट किया है कि अभी भी काफ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर में पोटेंशियल है, देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स में, गवर्नमेंट में आया है कि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इज़ लो। तो हम अब जब इस बात को हमें नोट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी यूरोप के बराबर या अमेरिकन्स के बराबर वीट, राइस एंड अदर उसमें क्यों नहीं हो सकती है, जो कि हम जब ये देखते हैं तो रफली स्पीकिंग 2 टाइम्स का 3 टाइम्स का डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो हम 2 टाइम से 3 टाइम से अगर हम इतना बढ़ा लेते हैं तो आप इमेजिन करिए कि कितनी अच्छी पोजीशन आम जनता की हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, स्कोप है। तो गवर्नमेंट इस बात को नोट करी है, अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर रही है कि हम इस बात को नोट करें और जो है वो जो है हमारी आगे की स्कीम, आगे की स्ट्रेटजी, रणनीति क्या होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने नोट किया है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत सीरियस इशू है। तो क्लाइमेट, हाँ जी, क्लाइमेट चेंज जो है, गवर्नमेंट ने इस बात को सीरियसली नोट किया है कि अकॉर्डिंगली हमें इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को जो स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट बनाना है, अकॉर्डिंगली अडॉप्टेशन मिटिगेशन मेजर्स को हमें अडॉप्ट करना होगा, ताकि जो है हम पहले से ही जो है प्रिपेयर्ड रहें और जो है प्रोडक्टिविटी को हम स्टेबल रख पाएँ। और जो एक गवर्नमेंट का जो एक वो है एस्टिमेट है कि जो है हमारी प्रोडक्टिविटी राइस की 20% से 47% तक कम हो सकती है 2050 से लेकर के 2080 में। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट की प्रोजेक्शन सही है। इसी तरीके से वीट की प्रोडक्टिविटी 19% से कम हो सकती है 2050 का प्रोजेक्शन है, और ये 40% तक कम हो सकती है 2080 में। तो इस तरीके की सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन है। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस सिचुएशन में जहाँ पे कुछ अच्छा भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो अब हमारी आगे की रणनीति, पॉलिसी, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो हमारा जो स्कोप है वो स्कोप अलाइड सेक्टर्स में ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट इसीलिए अपना फोकस कर रही है फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, फिशरीज़ पे, पोल्ट्री पे। वो स्पेशली इसलिए कर रही है कि इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी डाइट विल बिकम न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, इससे ये भी होगा कि इससे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन, तो ये एक्चुअली इस बजट का फोकस उन पर है कि हम किस तरीके से, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से हम स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएं। तो इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को मेन बिंदु बना के, मेन फोकस बनाकर गवर्नमेंट ने अपनी रणनीति तैयार की है। अब वो रणनीति क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो है गवर्नमेंट ने जो है ये उसका एम ये है कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस इस सेक्टर में बढ़ाएं, इम्प्रूव करें। और इसमें उसके लिए गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से 1.52 लाख करोड़ का दिया है। और मेन एम्फेसिस जो होगी, जो मेन एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी जो हमारे होंगे, मेन एम्फेसिस जो होगी वो ऑयल सीड्स पे है कि किस तरीके से हम ऑयल सीड्स के प्रोडक्शंस को बढ़ाएं, ताकि जो हमारी जो है इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम हो, और सो दैट आवर डाइट्स बिकम न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड। और हम वेजिटेबल्स जैसे हमने बताया कि इस बजट का फोकस जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स पे ज़्यादा है कि हम उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए हम ये चाहते हैं, सरकार ये चाह रही है कि हम वेजिटेबल का प्रोडक्शन जो है बढ़ाएं। उसके लिए सरकार लार्ज स्केल क्लस्टर ऑफ फॉर वेजिटेबल्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सरकार कर रही है। और इसके लिए बेहतर से बेहतर सीड्स वगैरह कैसे हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर, अच्छा, और श्रिम्प पे गवर्नमेंट का फोकस है कि श्रिम्प का प्रोडक्शन यानी फिशरीज़ पे, ओवरऑल फिशरीज़ पे फोकस है। और उसके लिए ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर श्रिम्प जो है एक उसमें से ये है कि किस तरीके से हम फिनेंशियल सपोर्ट करके जो है श्रिम्प का प्रोडक्शंस को बढ़ाएं। और
इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी उपाय लेकर आ रही है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे करें 400 डिस्ट्रिक्ट्स का कि वहाँ पे क्या ओवरऑल क्या सिचुएशन है, और इसके साथ किसान क्रेडिट कार्ड्स किसान क्रेडिट कार्ड्स को भी 5 स्टेट्स में प्रमोट करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो दर्शकों को मैं ये बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो सरकार ने अपने बजट में रखा है वह उसको बढ़ाने का है स्टेट को। तो ये शायद मुझे लगता है किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसका जो उसको बढ़ाया ही जाना चाहिए अलग अलग स्टेटों में। ओके जी सर। और हमारी पॉलिसी शुरू से ये रही है कि हम किस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट करें, कोऑपरेटिव को बढ़ाएं, उससे जो है वो इंटरपर्सन इनइक्विटी कम होती है। तो कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुरू से ही वो रहा है, इस पे फोकस रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर पे, और ये गवर्नमेंट फिर से चाह रही है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम और भी एक्सपेंड करें और स्ट्रेंथन करें। उससे हमें जो है ग्रोथ में आसानी होगी, एम्प्लॉयमेंट में भी आसानी होगी। और जो है इसके अलावा जो है नेचुरल फार्मिंग पे, नेचुरल फार्मिंग में गवर्नमेंट की एम्फेसिस है कि किस तरीके से हम नेचुरल फार्मिंग को थ्रू नेचुरल फार्मिंग वी कुड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस वक्त गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन जो है नेचुरल फार्मिंग के थ्रू भी लाना चाह रही है, जिसकी इन्होंने बजट को बढ़ाया है। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को एलोकेशन 100 करोड़ से बढ़ा करके 365 करोड़ किया गया है। कृषि उन्नति योजना पर जो है सरकार ने एलोकेशन फिर से बढ़ाया है, जो 6,378 करोड़ था पिछले साल, इस साल जो है बजट में 7,447 करोड़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कई स्कीम्स, कई प्रोग्राम्स, उसका फंडा क्लियर है कि हमें किस तरीके से वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिशरीज़ है, पोल्ट्री है, इस पे करें, और किस तरीके से हम जो है वो जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करें, ताकि तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना चाह रही है, और पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को भी जो है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। तो सर जैसा कि किसान की अगर बात करें, किसान खेतीबाड़ी और वो, तो अगर किसान की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो उनको लेकर के भी बजट में कई घटोतरी कहें, बढ़ोतरी कहें, या वैसा ही रहा है, इसको लेकर के भी सामने आंकड़े आए हैं। तो कुछ जो अगर बात करें किसानों की योजनाओं की, तो थोड़ा सा उस पर भी जनता जानना चाहिए कि आखिर उनके लिए क्या किया है योजनाओं के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, मैंने बताया कि गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव है किसानों को लेकर के, और ये गवर्नमेंट चाह रही है कि इस तरीके से हम जो टफ सिचुएशन है कि इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन में हम किस तरीके से जो है जो भी ऑयल सीड्स है, पल्सेस है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, उन सबको हमें कैसे मैनेज करना है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम जो है इस सेक्टर को जो कि एक अच्छी ग्रोथ रेट पे है, 4% से ज़्यादा पे है, अपने आप में तारीफ़ की ग्रोथ रेट कही जाए एग्रीकल्चर सेक्टर, और प्रोडक्शन भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ जब इससे भी बेहतर ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा टारगेट इस वक्त अमेरिका, यूरोप का जो ग्रोथ रेट है, प्रोडक्टिविटी है, उस पर हमारा फोकस है कि हमें भी वही प्रोडक्टिविटी ग्रोथ चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है। तो मैंने जैसे बताया कि नेचुरल फार्मिंग पे हमने बजट बढ़ाया है, कृषि उन्नति योजना पे बजट बढ़ाया है, लेकिन साथ में जैसे आपने सवाल किया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, कुछ ऐसी स्कीम पे गवर्नमेंट ने बजट कट भी किया है, और उसमें से कुछ स्कीम में इसलिए भी बजट किया है कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि जो फार्मर्स हैव बीन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स अननेसेसरली। तो एक बैलेंसिंग एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स को उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने बैलेंसिंग एक्ट किया है कि कहीं कहीं गवर्नमेंट ने बजट कट किया है उन स्कीम्स में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें 3 साल पहले जो है 58,200 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसके बाद
अगले साल 60,000, उसके बाद 60,000। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस योजना में गवर्नमेंट का बजट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, 58, 60 करोड़। तो यानी कि दर्शकों आप खुद देख सकते हैं कि जब 58,000 था, फिर उससे 60 हुआ और फिर इस बार फिर 60 ही, यानी कि गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा क्या कि अगर इसको और थोड़ा सा अगर बढ़ाया जाता तो किसानों को शायद और बहुत फ़ायदा मिल सकता था इस योजना के द्वारा। हाँ, हम इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि हमने बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, तो इसमें हमने जो है एक वही अमाउंट फिक्स कर रखा है जो 3 साल में, इससे लगता है कि। और मैं बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा सर को कि किसान सम्मान निधि की मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ अब कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव होने के बाद जब केंद्र सरकार में भाजपा आई और जब शपथ ली प्राइम मिनिस्टर ने, तो शपथ लेने के बाद उनका जो पहला काम था वो था जो उस समय किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होनी थी, तो शायद उसकी किस्त जारी करने वाली फाइल को उन्होंने सबसे प्राथमिकता से और सबसे पहले उन्होंने उसको साइन किया। यानी कि उनकी प्राथमिकता में सरकार बनने के बाद सबसे पहली फाइल पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करना था। परंतु जो उनका बजट पेश हुआ है उसमें अगर आंकड़े देखें कि 58,000 से 60,000 और 60,000 से फिर 60,000 रखना, तो शायद मुझे लगता है कि उस समय उनका मन किसान के लिए क्या था और इस समय बजट पेश करते हुए उनका मन किसान के लिए क्या है। आपने यहाँ बहुत ही जो है अपना कमेंट दे दिया आपने। अच्छा, दूसरी स्कीम ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, अपने आप में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है कि इसमें जो है हम सब जानते हैं कि वेदर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का क्या महत्व है। इसमें जो है 22-23 में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे। अगले साल 23-24 में 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए, तो ये तो बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है ये। लेकिन उसके बाद जो है 24-25 में ये 14,600 करोड़ रुपए, यानी कम कर दिया। हाँ, तो ये कहाँ पिछले साल 15,000 करोड़ था, वो 14,600, ये इसका जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि मैं इस बारे में भी बता दूं कि जो फसल बीमा योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसान के लिए, क्योंकि वो किस तरीके से अपनी फसल को उगाने के लिए पैसा लगाता है, कहाँ से लेता है उस पैसे को, पर जब आपदा आती है तो वो बिल्कुल उसको नष्ट कर जाती है। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि तहसील स्तर पर जब उसका आकलन किया जाता है तो वो उस आकलन तक पहुंचता है कि उसे मुआवजा एक तरीके से उसका मतलब सरकार ये प्रशासन यही नहीं चाहता कि उसका नुकसान हुआ है, वो ये दिखाता ही नहीं है अपने रिकॉर्ड में कितना नुकसान हुआ है कि उसको फ़ायदा देना चाहिए। तो मतलब जो किसान बीमा है ये खासकर बहुत फ़ायदेमंद है किसानों को लेकर, परंतु इस बजट में सरकार ने किस तरीके से उसके बजट को घटा दिया, मतलब बढ़ाने की जगह शायद घटा दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सरकार की मंशा शायद हो सकता है कुछ और हो, कि शायद उन्हें लगता है कि शायद किसान को नुकसान नहीं हो रहा अगर उसकी फसल आपदा से बर्बाद हो रही है तो। ओके, अगला आइटम है जो थोड़ा सा हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे यूरिया सब्सिडी है, तो हम सब जानते हैं कि यूरिया सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फर्टिलाइज़र है जिस पे गवर्नमेंट अच्छे खासे पैसे एलोकेट करती है। इसने 22-23 में 1,65,000 करोड़ रुपए के आसपास एलोकेशन था बजट की। उसके बाद 1,28,000 अगले साल हो गए, यानी कम हो गया, 1,65 से 1,28 पर आ गए। और फिर इस साल जो है इस बजट में 1,19 पर आ गए हैं, यानी कि और कम हो गया। हाँ, कहाँ 1,65 3 साल पहले लगभग, और इस वक्त आप जो है 1,19 पर आ गए हैं। तो ये यूरिया सब्सिडी काफ़ी कम की गई है, और इसके पीछे लॉजिक ये हो सकती है कि बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ दिस यूरिया सब्सिडी हो रही थी। तो शायद ये बैलेंसिंग एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरीके से हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूरिया हम जो है डिस्करेज कर सकते हैं। ये हम शायद इसका एक्सप्लेनेशन यही समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि हम जो ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, ये कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हमें किसी तरीके से कम करना होगा, और उसके लिए ही एक उपाय हो सकता है कि हम सब्सिडी खुद ही कम कर दें, तो इससे लोग जो है यूरिया को कम यूज़ करेंगे। तो सर, जैसा कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते समझ पा रहा हूँ कि सरकार की मंशा तो यही रहती है कि एक तरफ तो ये कहना होता है कि शराब पीना गलत है
है, नुकसान होता है इससे, और एक तरफ उसके क्या कहते हैं लाइसेंस जारी किए जाते हैं। उसी तरीके से यूरिया को क्या कहते हैं वो ये भी मान नहीं है कि नुकसानदायक है, और फिर भी इसका यूरिया का उपयोग करने के लिए मतलब दुकानें होती हैं। और यूँ समझ लो कि इतनी यूरिया के लिए हम खबरों में भी कई बार देखते हैं कि यूरिया के लिए इतनी मारामारी रहती है किसानों की कि समय से मिल जाए वही बहुत होता है। तो ये दोहरी शायद राजनीति समझ हाँ, में इसमें हाँ गवर्नमेंट इस पे और भी जो है अपना कुछ होमवर्क करेगी, रिसर्च वर्क करेगी और इसमें करेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि एक तरफ अगर इसमें सब्सिडी बजटीय एलोकेशन कम किया गया है तो दूसरी तरफ पर्पज़ ये भी है कि हम किस तरीके से केमिकल्स का यूज़ कम करें एग्रीकल्चर में। तो चूँकि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी समस्या क्लाइमेट इसको लेकर के केमिकल्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स को लेकर है। तो कुछ तो उपाय अपनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने यही समझा और इसीलिए किया है। अच्छा, दूसरी एक और स्कीम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है। अगर हम इस स्कीम को देखें तो गवर्नमेंट ने 22-23 में इस पे 86,000 करोड़ रुपये, 86,122 करोड़ रुपये एलोकेट किए थे। अगले साल यानी 23-24 में 60,000, यानी 86 से 60 कम कर दिया, काफ़ी ज़्यादा कम किया। और इस साल बजट में 45,000 करोड़ रुपये कर दिया। तो कहाँ 86 कहाँ 45, ऑलमोस्ट जो है 48% कट हुआ है इसमें। तो ये भी बड़ा मतलब एक तरीके से ऐसा है जिसको पचाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। चाहे आजमूली की कोई सी भी गोली खाएं, गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो ये स्कीम इतने फैनफेयर के साथ लॉन्च की गई थी, तो आज इस स्कीम में क्या हो गया है, इससे क्या जस्टिफिकेशन है, क्या लॉजिक है कि इस पे बजटीय एलोकेशन 86 से 45,000 करोड़ कर दिया गया है। शायद मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके से ही हर बजट में अगर ये कम होती गई तो शायद एक दिन हो सकता है कि सरकार को ये स्कीम बंद करने की भी नौबत आ सकती है। नहीं, अब गवर्नमेंट इस पे अपनी रिसर्च करेगी और देखेगी जो है इसमें जो है घटा बढ़ा सकती है। हम आगे आते हैं, अगली स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने कट किया है। मैं अभी उन स्कीम्स को डिस्कस कर रहा हूँ जिन पे गवर्नमेंट ने अपना बजटीय एलोकेशन कट किया है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, हम सब जानते हैं कि ये आम हिंदुस्तानी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट स्कीम है और गवर्नमेंट इसकी स्कीम को बहुत महत्व देती भी है। हाँ, लेकिन इसमें अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने एक्चुअल में कितने पैसे एलोकेट किए हैं, तो ये 22-23 में 2,72,802 करोड़ रुपए किए गए थे। अगले साल यानी कि 23-24 में 2,12,000 यानी 2,72 से 2,12 पे हो गए। और उसके बाद इस बजट में 2,05,000 करोड़, तो कहाँ 2,72 और कहाँ 2,05, जबकि इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें तो बढ़ोतरी हर तरीके से होनी चाहिए थी कि इन्फ्लेशन है, लेकिन 2,72 से ये 2,05 पे आ गया। तो ये चीज़ भी जो है गवर्नमेंट शायद बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी कि गवर्नमेंट ने इस मेगा स्कीम पे बजटीय एलोकेशन 2,72 से 2 साल पहले से 2,05 पे कैसे आ गई है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने सारे इनपुट्स ट्राई कर लिए हैं, लैंड से लेकर के और केमिकल इनपुट्स और सीड्स और आर्टिफिशियल इरिगेशन, सारे इनपुट्स। अब इस वक्त एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ होगी वो जो है नॉलेज, एग्रीकल्चर नॉलेज बेस्ड होगी। ये एग्रीकल्चर नॉलेज का जो है जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतनी ग्रोथ होगी। तो एग्रीकल्चर नॉलेज हैज़ बिकम नाउ मेन इनपुट। तो हमें ये नाउ एग्रीकल्चर नॉलेज विल बी ड्राइवर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो ये समझिए कि एग्रीकल्चर R&D या एग्रीकल्चर नॉलेज या जो एग्रीकल्चर लैब, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रही है, वही पढ़ाई अगर उसका हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि हमें किसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो एग्रीकल्चर R&D एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है, बहुत इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है। और काफ़ी दिनों से इस पे बहस चल भी रहती है कि जो है डेयर का बजट या ICR का बजट गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, एग्रीकल्चर R&D का बजट बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात को एडमिट किया है कि इसमें एग्रीकल्चर R&D में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है बहुत अच्छा है।
अगर 1 रुपया हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमें रिटर्न 13 रुपये के आसपास मिलता है। तो अपने आप में हम ये समझते हैं कि जहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न हो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना बजट क्यों नहीं बढ़ा रही है। जी। जो इस साल हम सबको बहुत उम्मीदें थी, ICR भी एक्सपेक्ट कर रहा था और डेयर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, हम सब रिसर्चर एक्सपेक्ट कर कि एग्रीकल्चर R&D का बजट बढ़ेगा, लेकिन वो बजट इस बार भी नहीं बढ़ पाया है। जी। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अगर हम देखें, इस उसको देखें, हम इस डिपार्टमेंट को देखें, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस पे गवर्नमेंट ने जो है 99,000 करोड़ रुपया खर्च किया था 2 साल पहले, फिर 116 किया, उसके बाद 122। तो ये कह सकते हैं कि चलिए इसमें डिक्लाइन तो नहीं है, लेकिन बस स्टेबल पोजीशंस है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे। तो ओवरऑल हम ये पाते हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंशंस यही है कि हम इस सेक्टर को कैसे एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग बनाएं, और उसके लिए गवर्नमेंट का फोकस अलाइड सेक्टर्स पे है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो प्रोडक्टिविटी और कंट्रीज़ की है वो प्रोडक्टिविटी हम भी उस पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। तो 4% का ग्रोथ अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है ओवरऑल इकोनॉमी में इसका रोल है। और फिर ये भी है कि हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्ट्रेटजी ये है कि हम किस तरीके से अलाइड सेक्टर्स पे फोकस करके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिशरीज़ हैं, पोल्ट्री हैं, इसमें हम इन पे फोकस करके हम जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो परचेसिंग पावर ऑफ मासेस बढ़ेगी, और फिर उसका इम्पैक्ट ये होगा, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी होगी। तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली अच्छी है, गैर गवर्नमेंट ने बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश किया है। तो दर्शकों, आपने जाना प्रोफेसर साहब ने कितने बड़े ही अच्छी तरीके से और बड़े ही सरल भाषा में यह बताया कि जो ये बजट आया है उसमें ओवरऑल क्या है, साथ ही साथ अगर किसानों की बात करें तो उनके लिए क्या है, और जो योजनाएं खासकर जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि PM किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना, यूरिया पर सब्सिडी, तो ये कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो सब्सिडी हैं कि शायद किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, परंतु सरकार ने आखिर इनमें ऐसा क्या पाया कि इनके बजट को बढ़ाने की जगह उसको और कम कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि यही योजनाएं ऐसी हैं। अगर मैं किसानों की बात करूं, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा किसान किसानी पर निर्भर रहने वाले परिवार हैं। तो यानी कि इतने बड़े, और ये योजनाओं से जो बताए जिनमें के बजट को कम किया गया है, तो उससे तो एक इतनी बड़ी संख्या प्रभावित होती है कि शायद मुझे लगता है कि उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे देखते हैं, बजट सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। जो बजट आया है सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर होमवर्क करके प्रस्तुत किया है। अगर उसमें कहीं कमी अगर होगी तो सरकार उस पर, उम्मीद है जनता की कि उस पर पुनर्विचार भी करेगी। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल, और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।